सरबजीत कौर। अगेन मैं आज आपके साथ पीटी रीडिंग डिस्कशन करने वाली हूँ, जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट स्टूडेंट्स को लगता है। तो बड़े इजी वे से हम करेंगे। उसके लिए कुछ ग्रामर रूल्स भी हैं, तो उसकी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्रेंड्स, आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको पॉज कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ। तो सबसे पहले करते क्या है, हम देख लेते हैं हमारा पैराग्राफ प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, मीन्स किस टेंस में है। तो उसकी वर्ब से पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे वर्ब्स देखनी है। तो अगर इस पैराग्राफ की बात करें, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन हैज़, तो हैज़ बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, क्योंकि अगर पास्ट में होता तो हैड आता, लेकिन हैज़ आया तो ये प्रेजेंट में है। कन्फर्ड एन ऑनरी डिग्री ऑन ए डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट इन अ रिसेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी। प्रोफेसर वेरिक काउच हैज़, अगेन हैज़ आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं अब फिलअप्स को। आप एक बार इसको रीडिंग भी ले सकते हो पूरा पैराग्राफ की, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि टॉपिक क्या चल रहा है। प्रोफेसर वेरिक काउच हैज़ डैश द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस। अब एक पर्सन की बात हुई है जो प्रोफेसर है और उसका नेम आया है। हैज़, वो कुछ कर चुका है, हैज़ मीन्स कर लिया है उसने, डैश कर लिया है द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस, डिग्री को डैश करा है। एक तो हैज़ आ गया, तो हैज़ ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा है कि थर्ड फॉर्म आने वाली है वर्ब की। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें वर्ब्स कौन कौन सी दे रखी हैं। हमारे पास रिसीव्ड है, गिवन है, रिसीविंग है, कलेक्टेड है। तो मैंने जैसे कहा कि थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, हैज़, हैव, हैड, तीनों के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो थर्ड फॉर्म तो हमारे पास है यहाँ पे तीन। रिसीव्ड थर्ड फॉर्म है, गिवन थर्ड फॉर्म है, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म है। रिसीविंग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तीन वर्ब्स हैं, तो इसकी सेंस समझनी पड़ेगी। तो एक इंसान ने, जो प्रोफेसर है वो, उसने डिग्री को क्या करा है, डिग्री को उसने रिसीव करा है, कलेक्ट करा होगा या गिवन करा होगा। तो इस प्रोफेसर ने ही किया है। कलेक्टेड तो हम डिग्री को नहीं बोलेंगे कि उसने कलेक्टेड कर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, रिसीव करी है उसने। रिसीव क्यों कहा मैंने, हाँ वो गिवन तो भी कर सकता है, किसी को दे भी सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में क्लियर करा है फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसने इतना अच्छा योगदान जो अपना दिया है उसके लिए फिर उसको खुद को डिग्री मिलेगी। तो रिसीव्ड इज राइट आंसर। टू आर नॉलेज ऑफ गैलेक्सी एंड डार्क एनर्जी, इस टॉपिक पे उसने कॉन्ट्रीब्यूशन जो अपना दिया है गैलेक्सी और डार्क एनर्जी के बारे में, उसके लिए उसको डिग्री मिली। ओके फाइन। प्रोफेसर काउच इज अ डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हु हैज़ प्लेड अ डैश रोल इन द डिस्कवरी। तो इस बंदे की क्वालिटी ही बता रहे हैं, अगेन उसका नेम आया है। इसने क्या कहा, हु हैज़ प्लेड अ डैश रोल, उसने एक डैश रोल प्ले करा है, इट मीन्स पॉजिटिव रोल है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आने वाला है। ग्रामर का रूल कह रहा है कि ए आ गया, ए को हमेशा नाउन चाहिए, लेकिन नाउन तो आ रखा है डैश के बाद, ठीक है। अब हमें नाउन तो मिल रहा है, तो नाउन के आगे जो वर्ड आता है वो ऑलवेज एक एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव वर्ड चाहिए, और वो भी रोल के लिए, जो रोल वर्ड को सूट करता हो। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, अनवांटेड एंड क्रूशियल। अनवांटेड तो नहीं आ सकता क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, आपको तो पॉजिटिव अच्छा रोल उसने प्ले करा है। ब्यूटीफुल रोल हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ एकेडमिक की बात चल रही है, नॉलेज की बात चल रही है, तो या तो इम्पोर्टेंट होगा या क्रूशियल होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पुट कर देखते हैं, ये देख के कि रोल आ गया, इम्पोर्टेंट रोल होगा, लेकिन वो ये नहीं चेक करते कि डैश से पहले ए आया है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि डैश से एग्जैक्ट पहले और बाद में क्या वर्ड आया है, उसको ध्यान से देखो बहुत केयरफुली। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड्स एलिमिनेट हो जाएगा, रीज़न भी ए आया है। अगर इम्पोर्टेंट आना होता तो वो एन देते, क्योंकि एन के साथ वोवल वर्ड इम्पोर्टेंट आ सकता है, ये वोवल वर्ड है इम्पोर्टेंट। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, क्रूशियल। क्रूशियल का मीनिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सिर्फ वोवल वर्ड होने की वजह से इम्पोर्टेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं,
in the discovery that the universe is expanding at an accelerating rate, a finding which led to the lead scientist being awarded a Nobel Prize in Physics in 2011. In his research, Professor Couch uses large ground-based and space-based telescopes to observe galaxy cluster. अब यहाँ बात हो रही है कि इस प्रोफेसर ने क्या क्या यूज़ किया है जब उसने अपना वर्क किया है। उसने कहा है कि उसने ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्व गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसकी उसने हमें नॉलेज दी है, और क्लस्टर गैलेक्सी क्लस्टर को ऑब्जर्व करने के लिए ये यूज़ किए हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो उसने यूज़ करी हैं, टूल्स हैं जो भी। आगे है डैश आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, जो कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। कौन है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर? ये जो वर्ड्स छोड़ेंगे ये गैलेक्सी क्लस्टर्स, अब इनकी बात हो रही है। तो ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। हु, हुज, हुम, विच। अब स्टूडेंट्स को ये सिमिलर लगते हैं कि मैम कौन सा पुट करें। अब सबसे पहले हम हु की बात करते हैं। हु यूज़ होता है लिविंग के लिए, लेकिन वो तो गैलेक्सी क्लस्टर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हु यूज़ नहीं कर सकते, लिविंग के लिए यूज़ होता है। हुज वर्ड अगेन लिविंग के लिए यूज़ होता है, और हु वर्ड भी लिविंग के लिए यूज़ होता है। तो हम नॉन लिविंग के लिए फिर क्या यूज़ करेंगे? विच। ये तीनों वर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे। रीज़न भी कि ये तो लिविंग के लिए यूज़ होंगे। वो व्यक्ति जो, हु, उस व्यक्ति का पेन, हुज पेन, हुम जिसको, अगेन ये लिविंग के लिए। तो राइट आंसर इज विच। He is also involved in a number of national and international committees overseeing the management of these telescopes. In addition to his own research activities, in addition means इसके अलावा जो उसने खुद की रिसर्च एक्टिविटीज़ करी, उसके अलावा प्रोफेसर काउच हैज़ वर्कड, प्रोफेसर काउच ने ये भी काम किया है, हैज़ मीन्स कर चुका है वो क्या काम, टू डैश यंग रिसर्चर्स को डैश करने का, एंड प्रोवाइड पब्लिक कमेंट, उसने पब्लिक कमेंट भी प्रोवाइड करे हैं ऑन एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनली तौर पे। अब टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। फर्स्ट तो एलिमिनेट कर देंगे, हैड फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देन असिस्टिंग आईएनजी फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देन हमारे पास स्पोर्ट है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट भी चेक करो, लेक्चर इज ए नाउन, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म सिर्फ स्पोर्ट है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे स्पोर्ट। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, और इसके लिए भी आप एक बार खुद सॉल्व कर सकते हो। आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियोस को। ओके, लेट्स स्टार्ट। Keith Haring dash as an underground artist literally. His first famous projects were, अब मुझे वर्ब ढूंढनी थी, मुझे फर्स्ट लाइन में वर्ब नहीं मिली, लेकिन सेकेंड लाइन में मुझे मिली है, दैट इज़ वर। तो वर बता रहा है कि पास्ट का पैराग्राफ है, फिलहाल तो पास्ट में चल रहा है ये। तो एक बारी मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। नेम आया, एक नेम सब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर मुझे वर्ब नहीं मिली, तो 100% यहाँ पे एक वर्ब ही आएगी। और वर्ब कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों आएंगी? क्योंकि पास्ट में चल रहा है पैराग्राफ। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट इज कम्यूट, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एलिमिनेट हो गया। सेकेंड इज राइट, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज बिगिन, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम पुट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्किल। स्किल इज अ नाउन, तो नाउन तो हमने पुट नहीं करना, सेकेंड फॉर्म हमें चाहिए थी, ये हमने पुट कर दी। कि जो केथ हैरिंग था, तो उसने अपना काम शुरू करा था एज ए अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। हिज फर्स्ट, जो उनके फर्स्ट फेमस प्रोजेक्ट्स थे, वो जो थे उन्होंने बताया है कि स्टाइलाइज्ड ग्राफिटी ड्राउन इन न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन, हैरिंग डैश फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, अगेन उसका नेम आ गया। देखो यहाँ भी नेम आया था ऊपर, और यहाँ भी हमने सेकेंड फॉर्म लगा दी थी, सेकेंड फॉर्म लगा दी थी, तो मुझे अगेन नेम मिला है। तो इसके बाद भी वर्ब ही आने वाली है, क्योंकि आगे वर्ब दे भी नहीं रखी।
तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन यूज होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रैवल्ड, विजिट, ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग। तो ये ग्रामर ने हमारी हेल्प कर दी कि हमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म ढूंढनी थी। आप इजीली अब ढूंढ सकते हो कि फर्स्ट सेकेंड फॉर्म तो ईडी वाली ट्रैवल्ड है। तो उसने ट्रैवल करा था फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, और ड्रॉ करे थे विद चॉक के साथ, एंड चैटिंग करी थी कम्यूटर्स के साथ। कम्यूटर्स मीन्स ट्रैवलर्स जो होते हैं, अबाउट हिज वर्क, अपने वर्क के बारे में। दीज डूडल्स, ये जो उसने काम करे, हेल्प्ड हिम, इन कामों ने उसकी हेल्प करी, डेवलप हिज क्लासिक स्टाइल, उसका क्लासिक स्टाइल डेवलप करने में, एंड ही ग्रू सो प्रोफिट, और वो बड़ी बहुत सारी क्वालिटी के साथ उसने ग्रू करा। प्रोलिफिक मीन्स विद अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, यू कैन से गुड क्वालिटी। डूइंग अप टू 40 डेज अ डे, वो कहते 40 डेज एक दिन में करते हुए। अब 40 वर्ड आ गया। अब 40 क्या बता रहा है, ये नंबर है, तो नंबर तो हम किसी नाउन के लिए यूज करते हैं। 40 बुक्स, 40 टीचर्स, और वो भी एस वाला। नाउन आएगा डैश में, और वो भी एस वाला आएगा। हाँ, डैश के बाद तो नहीं नाउन आ रखा, ये जरूर देखना है, लेकिन डैश के बाद तो ए है, ये तो नाउन नहीं है। तो इट मीन्स डैश में एक नाउन आने वाला है, और उसके साथ एस जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि 40 है तो एस वाला वर्ड होगा। थॉट जो कि वर्ब है, एलिमिनेट करेंगे। आइडिया सिंगुलर वर्ड है, ड्राइंग्स एस के साथ आया, बुक सिंगुलर वर्ड है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स बुक लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ भी देखनी है कि 40 है तो एस वाला वर्ड आएगा। तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा ड्राइंग्स। That it was not long before fame and a measure of fortune followed. Soon galleries and collectors from the art establishment wanted to buy full-size pieces of herring. The paintings dash in price. अब बात किसकी हो रही है, पेंटिंग्स की। तो ये सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, और सब्जेक्ट के बाद हम ऑलवेज फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ भी करा नेम के साथ। तो नेम आगे थे, यहाँ पे पेंटिंग्स आ गई, ये भी नाउन ही है, पेंटिंग्स भी नाउन है। तो इसके साथ हमें एक वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब कौन सी चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों, क्योंकि पास्ट में ही पैराग्राफ चल रहा है। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, स्काईरॉकेटेड, हाइक, रिप्लाई, रेंज। अब आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, और वो जो भी है वो जो एक्शन हुआ है वो प्राइज में हुआ है। अब प्राइज में क्या होता है, एक उछाल आ जाता है, आसमान में उछाल, यू कैन से बहुत ज़्यादा, स्काई रॉकेटेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये रहेगा। आगे आप इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ पैराग्राफ आ जाए, तो आप इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर करो। लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो हम फर्दर मूव कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोज कीजिए और अपना सॉल्व कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है। अब आप समझ गए होंगे, इसके अंदर हैव यूज़ हुआ है, और इसके बाद इज यूज़ हुआ है। तो ये प्रेजेंट में पैराग्राफ है, तो इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है। आप नेक्स्ट कुछ और वर्ब्स भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। कंजर्वेशनिस्ट हैव लॉन्ग डिबेटेड वेदर द कोयला शुड गो ऑन द ऑस्ट्रेलियन नेशनल थ्रेटन्ड स्पीसीज लिस्ट। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैराग्राफ टॉपिक किस बात पे ये दे रहे हैं हमें, तो ये कोयला की बात कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, और वो अलोप होने की तादाद पे थ्रेटन्ड स्पीसीज लिस्ट के अंदर उसके होने की बात हो रही है कि वो होना चाहिए जी। इट मीन्स ये कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव में पैराग्राफ जा रहा है। नेक्स्ट है जी, वाइल द कोयला इज क्लियरली इन डैश। कहते चाहे जो कोयला है क्लियरली, साफ तौर पे, इन डैश में है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब कुछ पार्ट में कंट्री के वो डैश में है। अब नेगेटिव वर्ड कुछ ना कुछ आने वाला है, और वो वर्ड भी जो आएगा वो नाउन आएगा, क्योंकि इन आ गया, इनके बाद नाउन आता है। हम जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ इन रोम, तो इनके बाद हम नाउन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं नाउन वर्ड। अपीयर
वर्ब है राइजिंग, ING वर्ब, राइज फर्स्ट फॉर्म, ट्रबल, ट्रबल नाउन है और यहाँ बात भी नेगेटिव की ही हो रही है कि वो ट्रबल में है, तभी तो थ्रेटेंड स्पीसीज में आ गया, अलोप होने वाली प्रजातियों में वो शामिल हो रहा है। Then in some parts of the country, in Queensland, for example, high numbers are afflicted by diseases. In other parts such as Victoria and South Australia, the problem is not that koala dash are falling. अब उन्होंने आपको कहा कि ये जो है उन प्रजातियों में शामिल होना चाहिए जो कि ट्रबल में है, कुछ कंट्री में ट्रबल में क्यों है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सारे डिसीज़ से भी यहाँ पे इफेक्टेड हुए हैं। इन अदर पार्ट जो हैं विक्टोरिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन पार्ट्स के अंदर द प्रॉब्लम इज़ नॉट, अब वो डिनाई कर रहे हैं किसको, उसी प्रॉब्लम को जो पीछे बात करी है, कहते हैं इज़ नॉट दैट, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम थी क्या कि वो कम हो रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि कोयला डैश आर फॉलिंग, अब कोयला की जो डैश है वो फॉल हो रही है, फॉल होना मीन्स नीचे गिरना, अब क्या है जो कम हो रही है और कोयला को वो कंप्लीट कर रहे हैं, डैश मीन्स सब्जेक्ट है तो नाउन वर्ड होगा, तो नाउन वर्ड ढूंढना है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस, ग्रुप, रिसर्च, तो ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि सारे नाउन वर्ड्स हैं, लेकिन ग्रामर फिर भी आपकी हेल्प कर सकती है, क्यों कैसे हेल्प करेगी कि यहाँ पे आर वर्ड आया है, तो आर बता रहा है कि जो भी फिलअप में वर्ड आने वाला है वो प्लूरल भी होगा, तभी आर यूज़ किया गया है, तो प्लूरल में आप देखोगे एक ही वर्ड है दैट इज़ पॉपुलेशन, तो प्लूरल वर्ड हम यहाँ ये पुट कर सकते हैं पॉपुलेशंस। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पॉपुलेशन भी पुट कर देते हैं, उनको लगता है कि पॉपुलेशन तो वर्ड ही नहीं होता, लेकिन अगर पॉपुलेशन आना होता तो वो इज़ बोलते कि पॉपुलेशन इज़ फॉलोइंग, बट वो कह रहे हैं आर, तो आर के लिए आप पॉपुलेशंस वर्ड यूज़ करोगे। बट दैट दे हैव ग्रोन टू द पॉइंट where they are almost too numerous for a species to be classed as vulnerable, its population must have dashed by more than 30% over the last 3 generation or 10 years. वो कहते हैं लेकिन उस अगर आप स्पीसीज को मान रहे हो कि वो इस लिस्ट में है तो क्या होना चाहिए, तो पॉपुलेशन मस्ट हैव डैश, उसकी पॉपुलेशन को डैश होना चाहिए बाय मोर देन 30% तक ओवर द लास्ट 3 जनरेशन में, 10 सालों में उसकी पॉपुलेशन को क्या होना चाहिए, और वो क्या हो रही है अगर उस लिस्ट में शामिल करेंगे, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स ही आएंगे, लेकिन सारे नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं, तो ग्रामर अगेन आपकी हेल्प करेगी कैसे, यहाँ पे हैव वर्ड है, हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ होती है, तो हम थर्ड फॉर्म ढूंढ लेंगे, थर्ड फॉर्म आप इजीली चेक कर सकते हो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं तो मैंने बहुत बार समझाया कि ईडी वाली फॉर्म आपने ढूंढनी है, हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे ईडी के ये वाली फॉर्म के अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है, तो ईजिली हम ये पुट कर सकते हैं। The problem is that dash such a stipulation is applied to कोयला। वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है that dash, अब देखो प्रॉब्लम की बात हुई है और कहते हैं सच स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मीन्स टर्म्स जो है, कंडीशंस जो है, इज अप्लाई, वो अप्लाई करी जाती हैं कोयला पे। अब हु तो लिविंग के लिए आता है, तो ये जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की शर्तें, इस तरह के स्टिपुलेशन अप्लाई करे जाते हैं, हु तो कोई नहीं है पर्सन यहाँ पे, हुम भी कोई पर्सन नहीं है, हुज भी पर्सन नहीं है, तो व्हेन आएगा, क्योंकि कंडीशंस के लिए, टाइम के लिए व्हेन यूज़ होता है, तो व्हेन। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी शर्तें आती हैं, ऐसी कंडीशंस अप्लाई करी जाती हैं कोयला पे, तो यहाँ पे उन्होंने अप्लाइड की बात करी है। द विक्टोरियन वूम ऑफसेट द क्वींसलैंड बर्स्ट एंड द स्पीसीज स्टेज ऑफ द लिस्ट। दिस हैज डिप्रेशंस because northern koila are different to southern ones. Okay, they are smaller, for example, and they contain a genetic variation not presented in the south. For this reason, a split listing has been devised. Koila from New South Wales, the Act and Queensland are now officially vulnerable. Those from Victoria and South Australia are not dash threatened. अब सिर्फ ग्रामर की हेल्प से कर देंगे इसको, आर आ गया, आर के साथ ऑब्वियस है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ ढूंढेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है,
तो सिर्फ एक ही मिल रही है, दैट इज कंसीडर्ड, और हमने यही पुट कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगेन आप इसको पॉज कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। The Department of Fine Arts is a vibrant department comprising active art professionals housed in a modern, well-equipped facility. The faculty enjoys dash relationship. अब अगर आप पैराग्राफ की बात करोगे, आप इजीली समझ गए होंगे प्रेजेंट में है, ये बता रहा है इस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फैकल्टी इंजॉय करती है डैश रिलेशनशिप्स। अब डैश के बाद आपको एक नाउन वर्ड मिल गया है, और नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। अब एडजेक्टिव वर्ड हमें ढूंढना है इन ऑप्शंस में। फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव, सेकेंड इज कॉमनली, कंबाइंड, कोरस्पॉन्डिंग। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आप इजीली समझ सकते हो कि एडजेक्टिव वर्ड क्या है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। कोरस्पॉन्डिंग तो हम नहीं लगाएंगे, आईएनजी वर्ड है। देन कंबाइंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। कॉमनली एक एडवर्ब है, तो जो करेक्ट आंसर है कोलैबोरेटिव। और आप नेक्स्ट टाइम से आप देखिए, जिसके पीछे लास्ट में ये TIVE लगा होता है, तो मोस्टली वो सारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कोलैबोरेटिव। विद लोकल म्यूजियम्स, न्यूमरस गैलरीज एंड ए वैरायटी ऑफ अदर आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइन आर्ट स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग विद आर्टिस्टिकली डैश मेंटर्स। आप इसकी ट्रांसलेशन जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ। तो डैश के बाद मुझे मेंटर्स मिला, डैश से पहले मुझे LY वाला एडवर्ब मिला। LY वाला एडवर्ब किसके लिए आता है? वर्ब के लिए। लेकिन डैश के बाद मुझे मिला मेंटर्स, तो मेंटर्स तो नाउन वर्ड है, मेंटर्स एक नाउन वर्ड है, ऐसे लगा है इसके साथ। एडवाइज़र को बोलते हैं मेंटर्स, तो एडवाइज़र जो है वो नाउन वर्ड है, तो यहाँ पे मेंटर्स भी नाउन वर्ड है। अब नाउन वर्ड को एडजेक्टिव चाहिए, हमने अभी किया था, तो नाउन के आगे ऑलवेज एडजेक्टिव वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ एडजेक्टिव वर्ड देखेंगे, एक्टिविटी, एक्टिवली, एक्टिव, एक्टिवेटिंग। एक्टिविटी नाउन वर्ड है, तो अगेन नाउन वर्ड तो साथ में नहीं लगेगा। LY वाला एडवर्ब भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि नाउन वर्ड आ रहा है तो एडजेक्टिव ढूंढना है। तो IV वाला ये आ गया आपका एडजेक्टिव, ING वर्ड नहीं हमें चाहिए, तो एक्टिव इज़ द राइट आंसर। तो हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो हम एक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं कि शी इज़ वेरी एक्टिव स्टूडेंट, तो इस तरह से ये एक्टिव मेंटर्स हैं। हु एग्जिबिट एंड रिसर्च रीजनली, नेशनली एंड इंटरनेशनली। The department provides students with many opportunities for artistic and personal dash through daily contact with full-time faculty members who are noted artists and researchers. अब हमारे पास दो वर्ड आए हैं, आर्टिस्टिक एंड पर्सनल, उसके साथ डैश है, तो डैश में हमें एक नाउन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं, ये दो क्वालिटीज़ बताई हैं, आर्टिस्टिक एंड पर्सनल, तो इसके साथ हमें एक नाउन वर्ड चाहिए। नाउन वर्ड देखेंगे इसमें क्या है ऑप्शंस में, ग्रू वर्ब है, ग्रोन भी वर्ब है, ग्रोइंग भी वर्ब है, और ग्रोथ जो है वो नाउन वर्ड है। तो उनकी पर्सनल ग्रोथ, आर्टिस्टिक ग्रोथ, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। थ्रू डेली कॉन्टैक्ट विद फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हु आर नोटेड आर्टिस्ट एंड रिसर्चर्स। क्लासेस आर स्मॉल टू अलाउ फॉर पर्सनलाइज्ड फीडबैक एंड गाइडेंस। Well-appointed studios on campus dash the daily practice of art in combination. अब यहाँ पे एक वर्ब मिसिंग है इस लाइन के अंदर, और 100% यहाँ पे एक वर्ब आने वाली है, लेकिन वर्ब आएगी कौन सी, आपको ये चेक करने के लिए इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। लाइन का सब्जेक्ट जो है वेल अपॉइंटेड स्टूडियोज़, तो स्टूडियोज़ अपने आप बता रहा है कि एस वाला वर्ड है, तो जो वर्ब आने वाली विदाउट एस आने वाली है, तो विदाउट एस हम वर्ब देखेंगे कौन सी है, ये एस वाली है या ING है, इसके साथ ये फैसिलिटी है जो कि नाउन वर्ड है, तो हमें चाहिए फैसिलिटेट, मीन्स विदाउट एस एक वर्ब, तो ये रही आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो यू कैन पॉज योर वीडियो। होप आपने कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन।
अ वेल नोन फीचर ऑफ द यूरोपियन लैंडस्केप इज द कैसल। कैसल की बात हो रही है, कैसल मीन्स किला, और यूरोपियन लैंडस्केप के जो फीचर था, एक वेल नोन फीचर था, वो उनके कैसल थे। सम टाइप्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस डैश बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब ईयर्स अगो भी बता रही हैं, और यहाँ पे इसकी बात हुई है, मीन्स फर्स्ट जो लाइन है वो प्रेजेंट में है, लेकिन सेकेंड लाइन में उन्होंने ईयर्स अगो की बात करी है, तो इट मीन्स पुराने टाइम की बात करें तो पास्ट में चली गई ये लाइन। तो पास्ट की ही फॉर्म या जो भी आने वाली है यहाँ पे वर्ब आएगी। वर्ब ऑलरेडी दे रखी है बिल्ट, तो पास्ट में या तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है या फिर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो थर्ड फॉर्म दे रखी है बिल्ट, तो ऑप्शन में यहाँ क्या है, वर्ब, वाज, हैव और आर। आर तो नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट या ईयर्स अगो है, तो आर को एलिमिनेट कर देंगे। है भी नहीं आ सकता क्योंकि हैव भी प्रेजेंट का ही वर्ड है। उसके बाद वाज और वर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से वो वाज को ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, जबकि वाज इज नॉट राइट आंसर। तो राइट आंसर है वर। अब वर वर्ड क्यों आया, क्योंकि बात जो सब्जेक्ट वो यहाँ पे है, जो बात चल रही है फोर्टिफिकेशंस की, एस लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप वर यूज़ करोगे, वाज यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वर हो गया। built thousands of years ago हो गया, but the first real castles only started to appear as recently as 1000 years ago. Construction of most of the larger castle in Europe was between around 1100 and 1500. कैसल की ही बात चल रही है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है कब से अपीयर होना शुरू हुआ है और कब कब ये बने हैं। इनिशियली शुरुआत में द डैश ऑफ दीज कैसल्स वाज टू ले क्लेम टू लैंड। कहते हैं शुरुआत में जो इसका डैश था इन कैसल्स का, दीज कैसल्स का डैश था। अब मैं का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऑफ का मतलब ही का के या की होता है। तो इन कैसल्स का जो डैश था वो क्या था, क्लेम करना, और वो भी जीती हुई जो उनकी जगह होती थी या जो भी प्लेस होती थी। लैंड उन्होंने कहा वोन इन बैटल, बैटल में जो वो जीत लेते थे धरती या लैंड, उस पर वो क्लेम कर सकते थे। एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस, और डिफेंस के लिए भी। अब दावा करना और डिफेंस ये दोनों चीज़ें क्या है, वो ही उन केसल्स का डैश था। अब यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ऑफ से पहले ऑलवेज नाउन ही आता है, ये भी आपने याद रखना है। नाउन वर्ड चेक कर लेते हैं, फीचर, प्लान, पर्पस, एस्पेक्ट। तो यहाँ पे सारे ही नाउन वर्ड हैं, तो आपको सेंस से समझना पड़ेगा कि शुरुआत में वो ये क्यों बनाते थे कैसल्स। उसका एक रीजन बताया गया है कि डिफेंस के लिए और जीती हुई ज़मीन पे दावा करने के लिए। तो ये क्या था उनका, ये उनका प्लान नहीं था, शुरुआत में उनका उद्देश्य ये था, उनका पर्पस ये था। तो करेक्ट आंसर इज पर्पस। However, जबकि द ओनर्स ऑफ द कैसल्स ऑल्सो रियलाइज, जबकि जो ओनर थे उन कैसल्स के उन्होंने रियलाइज करा था दैट देयर कैसल्स वर एन इफेक्टिव डैश, के उनके जो कैसल्स थे वो इफेक्टिव डैश थे। एन इफेक्टिव, सॉरी एन कहा इन्होंने, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड आने वाला है, क्योंकि ए एंड द जहाँ भी आता है वहाँ एक नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन एन के साथ आने वाला है। तो इफेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो हमें यहाँ नाउन चाहिए कि एन इफेक्टिव डैश था टू इंटिमिडेट लोकल पीपल, लोकल लोगों को संकेत करने के लिए, उनके तक अपनी बात पहुँचाने के लिए एन इफेक्टिव डैश था। अब एन इफेक्टिव क्या था, प्रोसेस, कोई प्रोसेस तो नहीं चल रहा था कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसी तो बात नहीं की। सेकंड है वे, वे मीन्स एक रास्ता था, एक मेथड था। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन चेक कर लेते हैं, यूज़, इफेक्टिव यूज़ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यूज़ किस चीज़ का हो रहा है वो इस लाइन में तो नहीं क्लियर करा। प्रोग्रेस वर्ड भी नहीं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही यहाँ पे। तो एक मेथड था, वे था, ये कैसल्स उनके पास एक ऐसा वे था जिससे वो लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते थे। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए, कैसल्स बिकम, कैसल्स बन गए थे, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, बन गए थे अ डैश ऑफ वेल्थ एंड अथॉरिटी, डैश बन गए थे वेल्थ और अथॉरिटी का। अगेन देखो ऑफ आया ना, ऑफ से पहले नाउन वर्ड यूज होगा और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। वेल्थ और अथॉरिटी का डैश बन गए थे। अभी कैसल्स वेल्थ और अथॉरिटी का क्या बन गए थे, वे तो ऑलरेडी हमने पहले बता दिया था। माइलस्टोन भी नहीं थे, डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनी तो नहीं थे, ये सिंबल थे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई थी जिससे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, तो ये एक सिंबल था।
सो ये इसको आप प्रॉपर ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन हाँ, काफ़ी हेल्प आपकी ग्रामर कर देती है, तो ग्रामर के रूल्स ज़रूर पढ़िए। हमारी वीडियो है इसके ऊपर, आप वो भी वॉच कर सकते हो, तो मैं एक बार ज़रूर डाल दूँगी उसको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।